हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप, बीए सेकेंड ईयर, पेपर सेकेंड। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए उनके प्रयास तथा अकबर के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डाला था कि अकबर ने उन्हें किस प्रकार समझाने का प्रयास किया। लेकिन जब अकबर द्वारा बार बार अपने विश्वस्त लोगों को भेजकर प्रताप को समझाए जाने का प्रयास किया और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, अतः अकबर के शांति प्रस्तावों को ठुकराने का परिणाम प्रताप भी जानते थे। अतः अब उन्होंने भावी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। प्रताप का पहला काम मेवाड़ के लोगों को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा की ओर बसने के लिए मजबूर करना था और दूसरा, उन्होंने मेवाड़ की उपजाऊ भूमि पर अन्न का उत्पादन न करने का प्रयास किया, जिससे कि शत्रु सेना को खाद्य पदार्थ व रसद मिलने में दिक्कत हो और मेवाड़ी क्षेत्र के मध्य संचार और व्यवस्था और यातायात टूट जाए। साथ ही साथ जब उन्होंने इस बात से को जान गए कि अब अकबर अवश्य कोई दूसरा पैंतरा खेलेगा, तो उन्होंने भीलों के नेता पुंजा से वार्ता करके अपने समर्थकों सहित मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उन्हें तैनात करने का मन बनाया। प्रताप का तीसरा काम कुंभलगढ़ और गोगुंदा की किलेबंदी को सुदृढ़ करना था। इसके पश्चात उन्होंने अपने सभी सामंतों को सतर्क रहने तथा भावी युद्धों में सहायता के लिए तैयार रहने की भी हिदायत दी। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने संभावित खतरे की पूर्ण तैयारी कर ली। तो हमारा आज का टॉपिक मुख्य रूप से हल्दी घाटी के युद्ध पर केंद्रित है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। राव चंद्रसेन की शक्ति के अंतिम केंद्र सिवाना के दुर्ग को जीतने के पश्चात अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजने का निश्चय किया। तदनुसार उसने अजमेर से कुंवर मानसिंह को शक्तिशाली सेवा के साथ मेवाड़ की ओर भेजा। अकबर और प्रताप की महत्वाकांक्षाओं, आदर्शों और विचारों की भिन्नता ही मुख्य रूप से हल्दी घाटी के युद्ध का कारण रही। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह ने सेना सहित अजमेर की ओर कूच किया। उसके साथ ही मीर बख्शी, तासफ खां, बख्शी गाजी खां, मुजाहिद खां, सैयद हाशिम, तासफ खां आदि अन्य प्रसिद्ध सेना नायक व हिंदू मनसबदारों में राजा जगन्नाथ कछवाहा, खंगार, माधो सिंह और राव लूणकरण आदि उसके साथ थे। संभवतः मानसिंह कुछ दिन मांडलगढ़ में रहकर युद्ध की तैयारियों में लगे रहे। दूसरी तरफ प्रताप ने गिरवा की घाटियों में ही शत्रु का सामना करने का निश्चय किया और गोगुंदा में आ डटे। प्रताप के गोगुंदा से आगे बढ़ने पर मानसिंह भी हल्दी घाटी के उत्तरी छोर से लगभग 4-5 मील की दूरी पर स्थित खमनौर गांव के निकट पहुंचकर मौलेला गांव में उन्होंने अपना पड़ाव डाला। अब राणा प्रताप जो थे वो मानसिंह की गतिविधियों पर पूरी नज़र रखे हुए थे। प्रताप ने भी हल्दी घाटी से 5 मील पश्चिम में लोहा सिंह नामक गांव में अपना पड़ाव डाल दिया। ख्यातों व इतिहासकार बदायूं ने मानसिंह व प्रताप की सेना के घुड़सवारों और सैनिकों के भिन्न भिन्न आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जो पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते, लेकिन इतना निश्चित है कि मुगलों के पास अच्छी किस्म की हल्की तोपें थीं, जो कि प्रताप के पास नहीं थी। 21 जून 1576 को प्रातःकाल ही दोनों पक्षों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया और इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। हालांकि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो हैं, उनका ये मानना है कि ये युद्ध जो है
वो 18 जून को प्रारंभ हुआ। कर्नल टॉड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, परंतु अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। वास्तव में यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे के मुहाने के बाहर की घाटी से लेकर खमनौर गांव के मध्यवर्ती क्षेत्र में लड़ा गया। शाही सेना के बनास तट पर पहुंचने पर प्रताप ने अपनी सेना को परंपरागत 4 भागों में विभाजित कर लिया। वो 4 भाग कौन से थे? हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व। हरावल का नेतृत्व सलुम्बर के रावत किशनदास, देवड़ा के रावत सांगा और बदनौर के रामदास को सौंपा गया। दक्षिण पार्श्व ग्वालियर के निष्कासित राजा रामशाह व उसके पुत्रों को, वाम पार्श्व जो था वो मानसिंह झाला, सादड़ी के झाला बीदा और जालौर के मानसिंह सोनगरा को, और चंदावल में भील नेता पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता, रतनचंद आदि को नियुक्त कर प्रताप स्वयं केंद्र में थे। उनके साथ मंत्री भामाशाह और उनका भाई ताराचंद थे। आसपास की पहाड़ियों पर आदिवासी भील सैनिक मोर्चा जमाए हुए थे। इसी प्रकार जैसे कि प्रताप ने अपनी सेना की योजना बनाई, मानसिंह ने भी सेना की अग्रिम पंक्ति में से हाशिम के नेतृत्व में और 80 शूरवीर नौजवानों को अग्रिम पंक्ति में नियुक्त कर दिया। 2 दल, जिनमें एक जगन्नाथ कछवा और एक आसफ खां के नेतृत्व में बनाया गया। दक्षिण पार्श्व जो था वो सैयद अहमद खां और वाम पार्श्व जो था वो गाजी खां बख्शी तथा लूणकरण के अधीन रखा गया। मानसिंह स्वयं कछवा सरदारों के साथ मध्य भाग में रहे। सेना के पृष्ठभाग का दायित्व मीतर खां को सौंपा गया। 21 जून की प्रातः राणा का हाथी मेवाड़ ध्वज के साथ हाकिम सूर के सैनिक दस्ते के साथ हल्दी घाटी के उत्तर पूर्वी छोर से निकलकर मुगल सेना के अग्रिम दस्ते पर टूट पड़ा। प्रताप की ओर से प्रारंभिक प्रहार इतना जबरदस्त था कि मुगलों की अग्रिम पंक्ति की व्यवस्था गड़बड़ा गई। प्रताप का पलड़ा प्रारंभ में भारी रहा और मुगल सेना धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगी। अतः यदि हम देखें तो युद्ध का प्रथम चरण जो था वो राणा के पक्ष में रहा। प्रताप की विजय के आसार दिखाई देने लगे, परंतु सैयदों के पराक्रम ने बाजी पलट दी। मुगलों की सेना के पृष्ठभाग के मीतर खां बादशाह ने ये बात फैला दी कि बादशाह सलामत स्वयं वहाँ पहुँच रहे हैं। ये कहते हुए वे अपने सैनिक दस्ते के साथ आगे बढ़ा। इससे मुगलों में उत्साह का संचार हो गया और युद्धरत दोनों पक्ष के सैनिक रक्त तलाई नामक स्थान पर एकत्रित हो गए। दोनों पक्ष पूर्ण जोश में थे। इसी समय मानसिंह के हाथी के अग्र ने आगे बढ़कर असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया। दोनों पक्षों में हस्ती सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राणा प्रताप लड़ते लड़ते मानसिंह के हाथी के सामने पहुंच गए। उन्होंने सुप्रसिद्ध घोड़े चेतक को एंड लगाई और घोड़ा हाथी के दांतों पर पैर जमाकर खड़ा हो गया। प्रताप ने भरपूर वेग से अपना भाला मानसिंह की ओर फेंका, लेकिन मानसिंह इस वार से अपने को बचा ले गए। हाथी के दांतों में लगे धारदार चाकू से चेतक की अगली टांग जख्मी हो गई। इसी मध्य मुगल सेना के सुरक्षित दस्ते ने प्रताप को चारों ओर से घेर कर उन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन वे वीरतापूर्वक लड़ते रहे। अंत में कुछ स्वामी भक्त सैनिक चेतक को रण क्षेत्र से सुरक्षित बाहर ले गए। प्रताप के युद्ध क्षेत्र से हटने के बाद भी घमासान युद्ध जारी रहा। मानसिंह ने उचित समय पर सुरक्षित सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। इससे मुगलों की प्रहार क्षमता बढ़ गई और प्रताप के अनेक सरदार व सैनिक मारे गए। झाला बीदा के मरते ही युद्ध लगभग समाप्त हो गया और राणा की बची हुई सेना गोगुंदा के पश्चिम में कोलियारी की ओर चली गई, परंतु
विजयी सेना ने प्रताप की सेना के भीलों को बहुत अधिक परेशान किया। अब प्रश्न ये उठता है कि राणा प्रताप जो इतने बहादुर थे, जिन्होंने इतनी बड़ी सेना और पराक्रमी सेना का सृजन किया, उस युद्ध में उनकी पराजय जो हुई उसके क्या कारण रहे। राणा प्रताप तथा उनके सैनिकों में साहस व वीरता की कोई कमी नहीं थी। वे वीरता के साथ लड़े, परंतु उनकी पराजय के कुछ कारणों पर हम यहाँ पर विचार करेंगे। वे कारण कौन से थे? जैसे उन्होंने परंपरागत युद्ध शैली का प्रयोग किया। यद्यपि प्रारंभिक दौर में राणा को सफलता मिली और प्रताप की गुरिल्ला युद्ध नीति को भविष्य में दक्षिण के मलिक अंबर व मराठा छत्रपति शिवाजी ने भी अपनाया, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना का अनुभव मुगल सेना की अपेक्षा कम था। दूसरा, प्रताप द्वारा अपनी 2 सशक्त टुकड़ियों को एक साथ युद्ध में झोंक देना भी उनका गलत निर्णय था। पृष्ठभाग की सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की गई और निर्णायक दौड़ के लिए निर्णायक स्थिति के लिए प्रताप ने रिजर्व सेना को भी नहीं रखा। अंतिम दौर में मानसिंह के हाथी पर वार करना और मुगल सैनिकों द्वारा घिर जाना, ये कुछ ऐसे कारण रहे जो कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की पराजय के कारण सिद्ध हुए। लेकिन भले ही प्रताप इस युद्ध को विजित न कर सके हों, लेकिन इस युद्ध का महत्व और परिणाम जो है वो असाधारण महत्व का है। पानीपत व खानवा के युद्ध की तुलना में यद्यपि इस युद्ध में कम सैनिकों ने भाग लिया, परंतु हल्दी घाटी के युद्ध का भारतीय इतिहास में असाधारण महत्व है। इसका मूल कारण यही रहा कि अकबर और मानसिंह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहे, क्योंकि प्रताप को पराजित करने के उपरांत भी मानसिंह ने अकबर के आदेशानुसार प्रताप को बंदी नहीं बनाया और न ही भागते हुए प्रताप के सैनिकों अथवा भीलों का ही उन्होंने पीछा किया। युद्ध के पश्चात स्थानीय लोगों ने मानसिंह को इतना परेशान किया कि उन्हें गोगुंदा छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए, परंतु उनकी शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसमें उनके केवल 500 सैनिकों से ही उन्हें हाथ धोना पड़ा और कुछ नैतिक तथा मानसिक आघात सहन करना पड़ा। इस युद्ध के पश्चात प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष जारी रखने का संकल्प किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जिन राजपूतों ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है उसे वो सही नहीं मानते थे। उनका ये प्रण था कि वो अंतिम समय तक मेवाड़ की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। अतः हल्दी घाटी का युद्ध वास्तव में साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। इस युद्ध में से पूर्व राणा प्रताप ने अकबर को कोई चुनौती नहीं दी थी, लेकिन अकबर द्वारा अपनी सर्वोच्चता आरोपित करने के लिए छेड़े गए युद्ध में प्रताप के लिए अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ना अनिवार्य हो गया था। पराजय के उपरांत भी उनकी कीर्ति उज्जवल हो गई और हल्दी घाटी का क्षेत्र स्वाधीनता प्रेमियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थली बन गया। थैंक यू।